नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत की वेदी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वो एक गर्मी की तपती हुई दोपहर थी, जब चंदनपुर के जमींदार पन्नालाल का लड़का हरी दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। दौड़ते दौड़ते उसके घोड़े का भी बुरा हाल था। तभी घोड़े के मुंह से तो झाग निकल रहे हैं, इसकी आंखें भी बाहर की ओर उबली पड़ रही हैं। उसने प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और छलांग मारकर उससे नीचे उतर आया। अगले ही पल उसके घोड़े ने एक लंबी तड़ंग भरी और पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। ओह, लगता है घोड़े के दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। घोड़े ने हरि की ओर असहाय भाव से देखा और तुरंत ही प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय घोड़े को मृत पड़ा देखकर वो दुखी हो उठा। हाय, मेरा जान से भी प्यारा घोड़ा पवन मेरा साथ छोड़ दिया। हरि उदास सा मृत घोड़े के पास बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे रहने के पश्चात वो वहां से उठा और पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद ही दिन ढलने वाला है और स्याह वन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। इस वन को पार करने के पश्चात ही मैं अपने गांव पहुंच पाऊंगा, लेकिन स्याह वन को पैदल पार करने में तो पूरे 6 घंटे लगते हैं। इस प्रकार तो मैं आज अपने गांव नहीं पहुंच पाऊंगा और मुझे आज की रात स्याह वन में ही गुजारनी होगी। लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या पता दिन रहते ही मैं स्याह वन को पार करने में सफलता पा लूं। सोचता हुआ हरि आगे बढ़ता गया, लेकिन हुआ वही जिसका उसे डर था। अभी वो स्याह वन के बीचों बीच पहुंचा ही था कि दिन पूरी तरह छिप गया और वन में अंधेरा छा गया। अब तो मुझे सचमुच ही ये रात इसी वन में गुजारनी होगी, सोचकर हरि एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। अभी वो पेड़ के नीचे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि चारों ओर से खूंखार जानवरों की आवाजें आने लगी। हुआ, खर, हकीऊ। बड़ा डरावना वातावरण है इस वन का। हरि साहसी युवक था, फिर भी उसने सोचा, इस समय मैं निहत्था हूँ। क्या पता कब यहाँ कोई जंगली जानवर आ धमके। इससे पहले कि यहाँ आकर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला करे, मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और पेड़ पर ही बैठकर रात गुजारनी चाहिए। सोचकर हरि उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिसके नीचे वो बैठा था। कुछ देर बाद ही वो पेड़ की एक मजबूत शाखा पर पत्तों में छिपा बैठा था। ये जगह सुरक्षा के दृष्टि से ठीक है। जब आधी रात बीत गई तो शाखा पर बैठे हरि की आंखें नींद से मूंदने लगी। तभी उसने अंधमूंदी आंखों के सामने की ओर देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये सामने से मशाल जलाए घोड़ों पर कौन लोग चले आ रहे हैं। हरि आंखें खोलकर पूरी तरह सजग होकर बैठ गया और अपनी ओर आते घुड़सवारों की ओर देखने लगा। घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जिस पेड़ की शाख पर हरि बैठा था। साथियों, इसी पेड़ के नीचे रुककर हम आज की लूट का बंटवारा करेंगे। ठीक है सरदार। दूसरी ओर पेड़ के ऊपर बैठा हरि उन लोगों का वार्तालाप सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, ये तो लुटेरे डाकू हैं। इधर डाकुओं ने पोटलियों में बंधा लूट का सारा माल बीचों बीच बिछी चादर पर फैला दिया था। ओह, इतनी सारी दौलत। डाकुओं के सरदार ने लूट के माल का सभी सभी का बराबर बराबर हिस्सा किया। अपना अपना हिस्सा सभी डाकुओं ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात उनके सरदार ने उनसे कहा, साथियों, अब हमें कल की योजना बनानी है। कल हमें किसके यहाँ डाका डालना है, इस बात पर विचार करना है। सरदार की बात सुनकर सभी डाकू उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। तब सरदार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि कल चरतपुर गांव के जमींदार हरभजन सिंह की बेटी चंद्रप्रभा की बारात आने वाली है। पता चला है कि जमींदार हरभजन सिंह अपनी बेटी के विवाह में दिल खोलकर दान दहेज देने वाले हैं। तो सरदार,
क्यों ना कल जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ ही डाका डाला जाए। हम भी यही सोच रहे हैं। जब बारात विदा होकर वधू की डोली लेकर गांव के बाहर पहुंचेगी, तभी हम बारात पर धावा बोल देंगे और सारी धन दौलत लूट कर चंपत हो जाएंगे। उसे लूटते समय कहीं हम फंस ना जाएं। विक्रम, तू डाकू जग्गा के सामने खड़े हो, और जग्गा कायरता भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। भला किसमें हिम्मत है जो हमसे मुकाबला करे। सरदार की बात सुनकर विक्रम डाकू चुप हो गया। इधर पेड़ की साख पर बैठा हरि सोच रहा था, तो ये खूंखार डाकू जग्गा का गिरोह है। कल ये चरतरपुर के जमींदार की पुत्री की बारात को लूटने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जमींदार की पुत्री चंद्रप्रभा की डोली को आंच भी ना आने दूंगा। दूसरी ओर डाकू जग्गा अपने गिरोह से कह रहा था, तो साथियों, कल जमींदार हरभजन की पुत्री की बारात को लूटने की बात पक्की रही। हमें आपकी योजना मंजूर है सरदार। तब चलो, भोर होने से पहले ही हमें अपने अड्डे पर पहुंचना है। सरदार का आदेश पाकर सभी डाकू वहां से चल दिए। सुबह होने तक हरि उसी पेड़ पर बैठा रहा। सुबह होने पर वो पेड़ से उतरा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर सबसे पहले मुझे जग्गा डाकू के गिरोह से भिड़ने की तैयारी करनी है। कुछ ही देर में वो अपने गांव जा पहुंचा। उसे पैदल आते देखकर उसके पिता जमींदार पन्नालाल बोले, हरि, रात भर तुम कहाँ रहे और तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तब हरि ने उन्हें घोड़े की मृत्यु की सूचना देते हुए डाकुओं के गिरोह की बात विस्तार पूर्वक बताई। हरि से सारी बात जानकर जमींदार पन्नालाल चिंतित हो उठे। अब तुम क्या करोगे हरि बेटा? करना क्या है पिताजी, आज ही मैं अपने 20-25 लठैतों को साथ लेकर चरततपुर जाऊंगा और जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ आई बारात को डाकुओं से बचाऊंगा। ऐसा अनर्थ ना करना हरि, तुम तो जानते हो कि हम अपने 6 बेटों को खो चुके हैं। अब एकमात्र पुत्र तुम ही बचे हो। तुम्हें हम मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरि ने जीत करके पन्नालाल को अपनी बात से सहमत कर लिया। उसी समय हरि ने अपने लठैतों को बुलाया। तुम सबको आज मेरे साथ चरततपुर चलना है। आज तुम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। एक नेक कार्य के लिए तुम्हें डाकुओं से भिड़ना है। छोटे ठाकुर, हमारी बाहें भी बहुत दिनों से किसी से लड़ने के लिए फड़फड़ा रही है। अब देखना हम लोग किस प्रकार डाकुओं के छक्के छुड़ाते हैं। लठैते को तैयार करके हरि उन्हें साथ लेकर चरततपुर की ओर चल पड़ा। दोपहर होते होते वे चरतपुर गांव के पास पहुंचे। तब हरि लठैतों से बोला, चरतपुर गांव में प्रवेश करने का यही एकमात्र रास्ता है। डाकू इसी रास्ते से गांव में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग आधे यहीं छिपकर मोर्चा संभाल ले। आधों को मैं अपने साथ चरतपुर ले जाऊंगा। छोटे ठाकुर, आप तो कह रहे थे कि डाकू बारात पर तब धावा बोलेंगे जब बारात डोली के साथ विदा होकर गांव से चलेगी। तब अभी से यहाँ छिपकर मोर्चा संभालने से क्या फ़ायदा? बारात के विदा होने से पहले ही हम लोग यहाँ आकर मोर्चा संभाल लेंगे। दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता अपने अड्डे पर पहुंचकर जग्गा डाकू और उसके गिरोह ने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए हमें हर समय चाक चौबंद रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। याद रखना, हमें बारात को उसके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना है। तब हरि की बात मानकर आधे लठैत वहीं झाड़ियों के पीछे छिप गए और आधे लठैत हरि के साथ चरतपुर की ओर चल दिए। पूछते पूछते हरि जमींदार हरभजन की हवेली के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वो लठैतों से बोला, अपनी लाठियों को छिपाकर तुम्हें हवेली के बाहर ही खड़े रहकर विवाह में आते जाते लोगों पर नजर रखनी है। जो आज्ञा छोटे ठाकुर। उन्हें हवेली के बाहर ही छोड़कर हरि हवेली में पहुंचा। जमींदार हरभजन सिंह उसे पहचानते थे, इसलिए उसे देखते ही उल्लासपूर्वक बोले, आओ हरि बेटा, आओ, तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। आज हमारी बिटिया की शादी है।
ठाकुर साहब, हमें आपसे शिकायत है, आपने विवाह का निमंत्रण पत्र हमारे यहाँ नहीं भिजवाया। इस बात का मुझे बहुत खेद है हरी बेटा, इस गलती के लिए क्षमा करो और गिले शिकवे भूल कर अपनी बहन के विवाह के कार्य में हाथ बटाओ। जो आ गया ठाकुर साहब। हरी दौड़ दौड़ कर विवाह के कार्य में हाथ बटाने लगा। बारात उचित समय पर आई। सारा विवाह कार्य राजी खुशी संपन्न हो गया। विवाह कार्य में अभी तक तो कोई बाधा नहीं आई है। लगता है जग्गा डाकू अपनी पूर्व योजना के अनुसार ही लौटती बारात पर धावा बोलेगा। विवाह के पश्चात लोगों ने आंसू भरी आंखों से चंद्रप्रभा की डोली विदा की। अब मुझे भी हवेली के बाहर तैनात लठैतों के साथ लेकर बारात के साथ साथ चलना चाहिए। ना जाने कब जग्गा डाकू का गिरोह बारात पर धावा बोल दे। हरी तुरंत लठैतों को साथ लेकर बारात के पीछे पीछे चलने लगा। बारात के साथ साथ चलते हुए हरी उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके बाकी लठैत छुपे हुए थे। उसने छिपे हुए लठैतों से कहा, आओ तुम लोग भी हमारे साथ चलो। बाकी लठैत भी हरी के साथ हो लिए। बारात अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि धूल उड़ाता हुआ जग्गा डाकू का गिरोह वहां आ पहुंचा। जग्गा गरज कर बोला, जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना जग्गा डाकू के गिरोह के हाथों बेमौत मारा जाएगा। जग्गा डाकू का नाम सुनकर सारे बारातियों में भय की लहर दौड़ गई। तब जग्गा ने आगे कहा, अगर सब लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपना सारा कीमती सामान हमें दे दो, वरना मेरे साथी एक एक के बलमों से छेद देंगे। बारातियों ने अपना अपना कीमती सामान डाकुओं को देना प्रारंभ कर दिया। यही वो समय था जब हरि ने अपने लठैतों को आदेश दिया, जल्दी से जग्गा के गिरोह पर कहर बनकर टूट पड़ो। एक भी डाकू जीवित बचकर ना आने पाए। हरि के आदेश देने की देर थी कि सारे लठैत लाठियां घुमाते हुए उसके दल पर टूट पड़े। लठैतों के वार से एक एक करके डाकू घायल होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। अपने साथियों की यह हालत देखकर जग्गा डाकू चौंका। ये लठैत कहाँ से आ गए? इन्होंने तो आकर पासा ही पलट दिया। वो सोच में ही डूबा हुआ था कि घोड़े पर सवार हरि उसके समीप आकर चिल्लाया, जग्गा तूने बहुत बदनसीबों को लूटा है, आज मैं तुझे इसकी सजा देकर ही रहूँगा। कहते हुए हरि ने लाठी का वार जग्गा के सिर पर किया। खटाक! आह! जग्गा की आंखों के सामने दिन में ही तारे नाच उठे। वो सिर को थामकर पीड़ा से कर्राता हुआ घोड़े से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही हरि ने ताबड़तोड़ उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। मुझे बख्श दो। लेकिन हरि ने उसकी एक ना सुनी और उस पर लाठी बरसाता रहा। जल्द ही जग्गा के प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी ओर उसके लठैतों ने सारे डाकुओं को मार गिराया। ये देखकर बारातियों के चेहरे पर पुनः खिल उठे। वे जोश में चिल्लाएं, वाह भाइयों वाह, तुमने आकर तो हमारे सिर पर आई विपदा टाल दी। भाइयों बधाई, हमें नहीं हमारे छोटे ठाकुर को दो। इन्हीं के कहने पर हमने डाकुओं को मारा है। लठैत की बात सुनकर सभी बाराती कृतज्ञता भरी दृष्टि से हरि की ओर देखने लगे। तभी डोली का पर्दा उठा और दुल्हन बनी चंद्रप्रभा हरि से बोली, तुम जो भी हो मेरे लिए देवता के समान हो। तुम मेरे सुहाग एवं अन्य लोगों को डाकुओं से रक्षा की है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ भैया। भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, क्या तुम मेरा भाई बनोगे? क्यों नहीं बहन, तुम्हारा भाई बनकर मुझे खुशी होगी। तो वादा करो भैया, रक्षाबंधन के दिन तुम मेरी ससुराल जीतपुर आकर मुझसे राखी बंधवाओगे। मैं वादा करता हूँ बहन। हरि का आश्वासन पाकर चंद्रप्रभा ने डोली का पर्दा डाल दिया। तब दूल्हा बना चंद्रप्रभा का पति ईश्वर उसके पास आया। भाई, तुमने डाकुओं से हमारी रक्षा करके हम पर बहुत उपकार किया है। इसमें उपकार कैसा?
एक बहन की डोली एवं बारात की रक्षा करना तो हर भाई का कर्तव्य होता है। मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया है। तब हरि से विदा लेकर ईश्वर घोड़े पर जा बैठा। उसके घोड़े पर बैठते ही बारात आगे चलती। इस घटना के कई महीनों के बाद रक्षाबंधन आया तो हरि अपनी माँ से बोला, माँ आज रक्षाबंधन है, मैं अपने धर्म बहन चंद्रप्रभा के पास जाकर राखी बंधवाना चाहता हूँ। तो क्या तुम जीतपुर जाओगे बेटा? हाँ माँ, वहाँ जीतपुर में चंद्रप्रभा बहन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैंने आज के दिन उसके पास पहुँचने का वादा किया था। हरि बेटा, तब तो तुम जीतपुर अवश्य जाओ। माँ से आज्ञा पाकर हरि अपने घोड़े पर बैठकर जीतपुर की ओर चल दिया। दूसरी ओर जीतपुर में चंद्रप्रभा सोच रही थी। दोपहर हो चुकी है, हरि भैया राखी बंधवाने अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं उन्हें अपना दिया वादा याद भी है या नहीं। वो हरि की प्रतीक्षा में खड़ी सोच ही रही थी कि वहाँ उसकी सास रुक्मणी आ धमकी, ये क्या बहू, तुम चरखा छोड़े खड़ी हो? मैंने तुमसे सूत काटने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। ओह माँ जी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, कहकर चंद्रप्रभा चरखे पर सूत काटने लगी। तब उसकी सास बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अंदर हवेली में रुक्मणी के पति ठाकुर दीवान सिंह ने उससे कहा, रुक्मणी, हम इतने धनवान हैं, फिर भी तुम बहू चंद्रप्रभा से सूत काटवाती हो, चक्की से अनाज पिसवाती हो, क्यों करती हो तुम बहू के साथ इतना अन्याय? तुम्हें क्या पता है जी, बहू से इस प्रकार काम करवाने से मेरा उस पर दबदबा बना रहेगा। रुक्मणी, तुम उस अबला के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। तुम चुप रहो जी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका मुझे भली भांति ज्ञान है। दूसरी ओर हरि अपनी ही धुन में जीतपुर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। बहन चंद्रप्रभा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे से गुजरा, पेड़ से गिरकर एक सर्प उसके गले में आ पड़ा। सर्प को देखकर वो भयभीत हो गया। फुस! ओह, ये क्या बला आ टपकी। वो सर्प से बोला, नाग देवता, आप किस लिए आए हैं? मैं प्रतिदिन एक मनुष्य को डसता हूँ, आज तुम्हारी बारी है हरि, मैं तुम्हें डसने आया हूँ। सर्प की बात सुनकर हरि हाथ जोड़कर बोला, सर्प देवता, मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है, पर मुझे आप आज ना डसे। क्यों, आज क्या बात है? आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन चंद्रप्रभा मेरी राह देख रही होगी। मैं वादा करता हूँ कि राखी बंधवा कर कल मैं इसी राह से गुजरूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। मैं तुम्हारे साथ चला चलता हूँ। जब तुम अपनी बहन से राखी बंधवा लोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। ठीक है, तुम्हें साथ ले चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हरि ने एक थैले में सर्प को रख लिया और थैला लेकर चल पड़ा। दिन ढले, जब वो चंद्रप्रभा की ससुराल पहुंचा तो चंद्रप्रभा चरखा काट रही थी। ओह, जमींदार के घर की बहू होते हुए भी बहन चंद्रप्रभा चरखा काट रही है, ये क्या चक्कर है? घोड़े से उतरकर हरि हवेली के द्वार के पास पहुंचा ही था कि तभी चंद्रप्रभा का सूट टूट गया। उसने एक नज़र उठाकर हरि की ओर देखा, फिर टूटे हुए सूत को जोड़ने की बात हुई। फिर टूटे हुए सूत को जोड़ने में जुट गई। बहन चंद्रप्रभा ने बस एक निगाह उठाकर मुझे देखा, फिर सूत जोड़ने में लग गई। लगता है चंद्रप्रभा मुझे भूल गई है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सोचकर हरि वापस मुड़ा और चलने को उद्यत हुआ। तभी चंद्रप्रभा ने टूटा सूत जोड़कर उसे पीछे से आवाज़ दी, ये क्या भैया, बहन के दरवाजे से वापस क्यों चले जा रहे हो? क्या राखी नहीं बंधवाओगे? ये सुनकर हरि मुड़ा और चंद्रप्रभा की ओर देखता हुआ बोला, बहन, तुमने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा, फिर टूटा सूत जोड़ने में लग गई। ये देखकर मैं समझा कि तुम मुझे भूल गई हो। यही सोचकर मैं वापस जा रहा था। भला ये कैसे हो सकता है भैया कि बहन तुम्हें भूल जाए? मैं तुम्हें एक नज़र देखकर टूटा सूत जोड़ने में इसलिए जुट गई थी कि मैंने सुना है कि यदि चरखा काटती बहन के आगे भैया आ जाए और सूत टूट जाए तो अशुभ होता है।
ऐसा होने से भाई की उम्र कम होती है। सो भैया, टूटा सूत जोड़कर मैं तुम्हारी उम्र जोड़ रही थी। ओह, तो ये बात थी बहन। लेकिन यदि मैं अपनी मौत अपने साथ ही लाया हूँ, तब तुम मुझे कैसे बचा सकोगी बहन? ऐसी हालत में भैया, मैं तुम्हारी मौत से कहूँगी कि वो तुम्हें छोड़कर मुझे मार दे। हट पगली, ऐसा नहीं कहते। तब चंद्रप्रभा हरि को साथ लेकर हवेली के अंदर चल दी। उस समय थैले के अंदर बैठा सर्प सोच रहा था, जो बहन अपने भाई से इतना प्यार करती हो, उसके भाई को डसना अनर्थ होगा। इसलिए हरि को बिना डसे ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचकर सर्प थैले से निकला और रेंगता हुआ हवेली के बाहर की ओर चला गया। चंद्रप्रभा के साथ आते हरि को देखकर उसकी सांस रुक्मणी अपने पुत्र ईश्वर से बोली, बेटा ईश्वर, ये चंद्रप्रभा के साथ कौन चला आ रहा है? माँ, ये चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि है। इसी ने तो मेरी बारात को डाकुओं से बचाया था। आज रक्षाबंधन है, इसलिए ये अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। ईश्वर की बात सुनकर रुक्मणी सोचने लगी, तो अब इस घर में पराये मर्द भी आने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ऐसी चाल चलूंगी कि चंद्रप्रभा का धर्म भाई इस दुनिया से ही कूच कर जाए। तब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दूसरी ओर अपने कमरे में ले जाकर चंद्रप्रभा ने हरि के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथ में राखी बांधी। तब हरि थैले की ओर देखता हुआ बोला, नागराज, मैं बहन चंद्रप्रभा से राखी बंधवा चुका हूँ। अब थैले से बाहर आकर तुम मुझे डस सकते हो। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? तब हरि ने सर्प से अपनी मुलाकात एवं हुए वार्तालाप के बारे में चंद्रप्रभा को बताया और उसे चंद्रप्रभा को देता हुआ बोला, लो बहन, ये मैं तुम्हें देता हूँ। चंद्रप्रभा ने उससे वो मणि ले ली। काफ़ी देर बाद भी जब सर्प थैले से बाहर नहीं निकला तो हैरान से हरि ने थैले में झांक कर देखा तो अगले पल वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, थैले में तो सर्प के स्थान पर जगमगाती हुई मणि पड़ी है। लगता है सर्प चला गया है। हरि ने थैले में से मणि निकाल ली और उसे चंद्रप्रभा को देता हुआ बोला, लो बहन, ये मैं तुम्हें देता हूँ। चंद्रप्रभा ने उससे मणि ले ली। उसके पश्चात चंद्रप्रभा ने बड़े प्रेम से हरि को अपने हाथ का बना भोजन खिलाया। दूसरी ओर रुक्मणी बीस की पुड़िया लेकर उस कक्ष में पहुंची जहां चक्की एवं गेहूं रखे हुए थे। मैं बीस को गेहूंों में मिला देती हूँ। सुबह मुंह अंधेरे जब चंद्रप्रभा अपने भाई के लिए भोजन बनाने हेतु चक्की से गेहूं पीसने आएगी तो इन्हीं गेहूंों को पीसेगी। तब 20 भरे भोजन को खाकर चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि मर जाएगा। इस प्रकार मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। रुक्मणी पुड़िया खोलकर 20 गेहूंों में मिला दिया। तत्पश्चात वो चुपके से कक्ष से निकल गई। दूसरी ओर चंद्रप्रभा हरि से कह रही थी, भैया, रात हो गई है, अब आप विश्राम कर लें। अच्छा बहन। चंद्रप्रभा ने हरि के लिए चारपाई बिछा दी। तब हरि चारपाई पर लेटकर सो गया। सुबह मुंह अंधेरे ही चंद्रप्रभा उठ गई और आटा पीसने लगी। उसी आटे से उसने हरि के लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने पर वो हरि से बोली, भैया, भोजन कर लो। बहन, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे भोजन पोटली में बांध कर दे दो। अपने गांव लौटते हुए राह में जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। चंद्रप्रभा ने ऐसा ही किया। उसने भोजन की पोटली बांधकर हरि को दे दी। तब हरि ने उससे विदा ली और घोड़े पर चढ़कर अपने गांव चंदनपुर की ओर चल दिया। भगवान, मेरे भाई की लंबी उम्र करना। जब हरि उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वो हवेली में वापस लौट आई। जब वो अपने सास रुक्मणी के कक्ष के बाहर से गुजरी तो उसके कानों में उसकी सास का स्वर सुनाई दिया, ईश्वर, अब तेरा साला यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों माँ, क्या तुमने यहाँ आने के लिए उसे मना कर दिया है? नहीं रे, मैंने तो ऐसी चाल चली है जिसके फलस्वरूप हरि जल्द ही मर जाएगा। ऐसा तुमने क्या किया है माँ? सुन, चंद्रप्रभा ने जिस आटे को भोजन
हरी को बनाकर दिया है वो विषैला है, उसमें विष मिला हुआ है। उस आटे से बने भोजन को खाते ही हरी तत्काल मर जाएगा। ओह माँ, तुमने तो बहुत घिनौनी चाल चली है। भला बेचारे हरि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कहकर इस ईश्वर रोष भरी दृष्टि से माँ की ओर देखने लगा। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ी चंद्रप्रभा की हालत खराब थी। ओह, तो माँ जी ने हरि भाई को मारने का षड्यंत्र रचा है। वो क्रोध में बिफरती हुई कक्ष में पहुंची। माँ जी, आज तक तुमने मेरे ऊपर जो भी जुल्म ढाया वो मैंने चुपचाप सहा, इसी आशा में कि एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। लेकिन मैं गलती पर थी। आप कभी नहीं सुधरेंगी और आज तो आपने अपने जुल्म की हद ही कर दी। मेरे निर्दोष धर्म भाई को खाने में जहर मिलाकर आपने अच्छा नहीं किया माँ जी। भगवान तुम्हारी इस करनी का तुम्हें फल अवश्य देगा। ओह, तो तूने हमारा वार्तालाप सुन लिया है। हाँ माँ जी, आपके कुकृत्यों से तंग आकर मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अब तभी इस घर में प्रवेश करूँगी जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जाती है तो जा, तुझे रोकता कौन है। उसे इस तरह घर छोड़कर जाते देख ईश्वर दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा। घर से जाने का पागलपन ना करो चंद्र। मैं मानता हूँ कि माँ ने गलती की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। स्वामी, आप कायर हैं जो आज तक अपनी पत्नी पर होते हुए जुल्मों को चुपचाप देखते रहें। माँ जी के साथ साथ आप भी दोषी हैं, कहकर चंद्रप्रभा तेजी से पुनः हवेली के बाहर की ओर चल दी। ईश्वर उसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। हवेली के अस्तबल से उसने एक घोड़ा खोला। हरी भैया अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे तुरंत ही उनका पीछा करके उनके पास पहुंचकर ये बात बतानी चाहिए कि उनके पास जो भोजन है वो विषैला है। सोचकर चंद्रप्रभा घोड़े पर बैठ गई। अगले ही पल उसका घोड़ा चंदनपुर की ओर दौड़ा जा रहा था। काफ़ी दूर आगे जाने पर चंद्रप्रभा को एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसने सोचा, बहुत देर से प्यास लग रही है, क्यों ना कुएं पर पानी पीकर आगे बढ़ूं। चंद्रप्रभा घोड़े से उतरकर कुएं की ओर चल दी। कुएं पर पहुंचकर उसने पानी खींचा और जैसे ही पानी पीना चाहा उसके कानों में स्वर पड़े। बेचारी चंद्रप्रभा, इसने जिस युवक को अपना भाई बनाया है वो शीघ्र ही मौत के मुंह में जाने वाला है। वो कैसे? ये सुनकर चंद्रप्रभा ने चौंक कर चारों ओर देखा। ये मेरे बारे में कौन आपस में बातें कर रहे हैं? चारों ओर देखने पर उसे कोई भी मनुष्य नजर नहीं आया। वो हैरानी से चारों ओर गर्दन घुमाकर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे चकवा चकवी के जोड़े पर पड़ी। लगता है ये दोनों ही मेरे और हरि भैया के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। उनका सोचना सही था। पेड़ पर बैठा चकवा चकवी से कह रहा था, चकवी, चंद्रप्रभा ने जिस युवक को भाई बनाया है उसके 6 भाई पहले ही मर चुके हैं। अब हरि की बारी है। चकवे, पहेलियाँ ना बुझाओ, जो कुछ बताना हो साफ साफ बताओ। अब चंद्रप्रभा ध्यान से उन दोनों को बातों को सुन रहा था। अब चंद्रप्रभा ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगी। इधर चकवा चकवी से कह रहा था, सुनो चकवी, पूर्व जन्म में हरि का पिता जमींदार पन्नालाल एक बहेलिया था। जंगली जानवर का शिकार करना उसका पेशा था। उसी बहेलिये ने एक बार नाग के 7 बच्चे को मार डाला था। तब नाग नागिन के जोड़े ने बहेलियों को तत्काल डस लिया था। तभी मरते हुए बहेलियों को नाग नागिन ने श्राप दिया कि अगले जन्म में उसके 7 पुत्र होंगे। वो उन्हें पाले पोसेगा और जब जब उसके पुत्र विवाह की बेदी पर बैठेंगे तब तब नाग नागिन उसके पुत्रों को डसकर मार देंगे। ओह, तो क्या ऐसा ही हुआ जैसे नाग नागिन ने कहा था? हाँ चकवी, वैसा ही हुआ। अगले जन्म में वो बहेलिया जमींदार पन्नालाल बना। श्राप के अनुसार उसके 7 पुत्र हुए। उसने अपने 6 पुत्रों का विवाह एक साथ करना चाहा। तभी विवाह की बेदी पर बैठे हुए उसके 6 पुत्रों को नाग नागिन ने आकर डस लिया। ओह, तब तो श्राप के अनुसार अभी जमींदार पन्नालाल का एक पुत्र और जीवित है। हाँ चकवी, हरि ही जमींदार पन्नालाल का वो 7वां पुत्र है। आज
जैसे ही वो घर पहुंचेगा उसे अपना विवाह के पक्का हो जाने की सूचना मिलेगी। तो क्या हरि को भी नाग नागिन का जोड़ा विवाह की बेदी पर ही डस लेगा? हाँ चकवे, ऐसा ही होगा। ओह बेचारा हरि बेमौत मारा जाएगा चकवे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको करने से हरि की मौत को टाल सके? उपाय तो है चकवी, तो वो उपाय बताओ ना। तो सुनो, चंद्रप्रभा के पास जो मणि है, यदि वो उसे हरि के विवाह के समय विवाह की बेदी में प्रज्वलित अग्नि में डाल दे तो नाग नागिन हरि को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में तब नाग नागिन हरि के बदले चंद्रप्रभा को डस लेंगे। ये सुनकर चंद्रप्रभा चौंकी। कोई बात नहीं, मेरी जान से यदि भैया की जान बचती है तो मुझे अपनी जान देने में भी खुशी होगी। मणि उसके पास थी ही, अतः वो घोड़े पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ चली। कुछ दूर जाने पर उसे हरि जाता हुआ दिखाई दिया। वो रहे हरि भैया। तेजी से घोड़ा दौड़ाती हुई वो हरि के पास पहुंची। उसे अपने सामने देख हरि बुरी तरह चौंक पड़ा। चंद्र बहन, तुम यहाँ? हाँ भैया, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। ऐसे क्या काम आ पड़ा बहन? भैया, मैंने तुम्हें जो भोजन बनाकर दिया था उसे मत खाना, उसमें विष मिला हुआ है। विष? हाँ भैया, मेरी सास ने आटे में विष मिला दिया था। तब चंद्रप्रभा ने विस्तार पूर्वक अपनी सास की करतूत उसे बताई। सारी बात बताकर चंद्रप्रभा ने उससे कहा, भैया मैं ससुराल त्याग आई हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन। अब तुम कहाँ जाओगी? भैया, तुम मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। ठीक है बहन। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसके पिता जमींदार पन्नालाल ने उसे सूचना दी, बेटा हमने तुम्हारा विवाह रंगपुर के जमींदार त्रिलोचन सिंह की पुत्री वर्षा के साथ तय कर दिया है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? पिताजी, आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। तब उसने अपने पिता से चंद्रप्रभा का परिचय कराया। पिताजी, ये मेरी धर्म बहन चंद्रप्रभा है। आज से ये यहीं रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने बेटा। अब तुम्हारे विवाह के सारे नेक चंद्रप्रभा करेगी। कुछ दिन बाद ही शुभ मुहूर्त में हरि दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा। खूब धूमधाम से उसकी बारात रंगपुर की ओर रवाना हुई। बारात के रंगपुर पहुंचने पर जमींदार त्रिलोचन सिंह ने बारातियों की खूब आवभगत की। तत्पश्चात वधु ने वर के गले में जयमाला डाली। दुल्हन के वेश में भैया हरि कितने अच्छे लग रहे हैं। तत्पश्चात वर वधु को फेरों की रस्म पूरी करने के लिए विवाह की वेदी पर बैठाया गया। चंद्रप्रभा हरि के साथ साथ थी। पंडित ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिए। तभी चौकनी चंद्रप्रभा की दृष्टि एक ओर पड़ी। ओह, नाग और नागिन इसी ओर आ रहे हैं। अब मुझे जल्दी से मणि को वेदी की अग्नि में डाल देना चाहिए। चंद्रप्रभा ने जल्दी से मणि निकाली और उसे वेदों की अग्नि में फेंक दिया। तभी क्रोध में फुफकारते हुए नाग नागिन वहां आए और चंद्रप्रभा से बोले, चंद्रप्रभा, आग में मणि फेंक कर तूने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके हरि को तो तूने बचा लिया, लेकिन अब हम दोनों तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। सुनकर नाग नागिन ने चंद्रप्रभा के पैरों में डस लिया। फुस! आ! ओह, ये क्या अनर्थ हुआ। नाग नागिन ने बहन चंद्रप्रभा को डस लिया। तत्काल ही चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। हरि रोता हुआ नाग नागिन से बोला, या तो तुम दोनों मेरी बहन को पुनः जीवित कर दो, वरना मैं भी कटार पेट में झांक कर इसी समय प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात का नाग नागिन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब हरि ने कमर में खोसी हुई कटार निकाली और उसे हवा में लहराया। ये देखकर नाग नागिन चिल्लाए, हरि, आत्मघात ना करना। तुम दोनों भाई बहन के प्रेम के आगे हमें झुकना पड़ रहा है। हम अभी तुम्हारी बहन को जीवित किए देते हैं। तब हरि ने कटार पुनः कमर में खोस ली।
तब नाग नागिन ने पुनः अपने दांत मृत चंद्रप्रभा के पैरों में गड़ा दिए। जल्दी उन्होंने चंद्रप्रभा के शरीर का सारा विष वापस चूस लिया। चंद्रप्रभा के मृत शरीर में हरकत हुई और उसने आंखें खोल दी। उसे जीवित देखकर हरि खुश हुआ। बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया। जब वे दोनों ये वार्तालाप कर रहे थे तभी नाग नागिन चुपचाप वहां से चले गए। तब हरि ने चंद्रप्रभा से पूछा, बहन, ये नाग नागिन का क्या रहस्य है? भैया, ये सब तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म के पापों का कारण हुआ है। कहते हुए चंद्रप्रभा ने हरि को सारी बात बताई। चंद्रप्रभा से सारी बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सब चंद्रप्रभा की प्रशंसा करते हुए हरि से बोले, हरि, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसी बहन मिली। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। तब विवाह की अधूरी रस्में पूरी की गई। विवाह के पश्चात हरि वर्षा को विदा कराकर चंदनपुर ले आया। दूसरी ओर चंद्रप्रभा की सास रुक्मणी को एक दिन लकवा मार गया। माँ, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ईश्वर बेटा, ये सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनी गौ जैसी सीधी बहू चंद्रप्रभा को बहुत सताया था। शायद उसके फलस्वरूप ही मेरी ये दशा हुई है। कहकर रुक्मणी रोने लगी। कुछ देर रोने के पश्चात, बेटा, तुम इसी समय चरकपुर जाकर चंद्रप्रभा को ले आओ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अच्छा माँ। ईश्वर उसी दिन जाकर चंद्रप्रभा को अपने घर ले आया। उसे देखकर रुक्मणी नजरें झुकाकर बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा ना मांगे। चंद्रप्रभा उसी दिन से सास की सेवा में जुट गई। जल्द ही चंद्रप्रभा की सेवा ने असर दिखाया और रुक्मणी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब से वो चंद्रप्रभा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।